गुड इवनिंग माय प्रिय छात्र एवं छात्राओं। बेटा अभी तक आप लोग को बायोलॉजी के 6 लेक्चर मिल चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थे। बेटा आज ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां चैप्टर है या 7वां पार्ट है जो लेक्चर का है। आप लोग के ग्रुप में जो भी क्वेश्चन भेजा जा रहा है बेटा, हैंड राइटिंग वाले क्वेश्चन या लिखकर जो भेजा जा रहा है उसको आप लोग लिख के याद कर लोगे या दुकान से आप प्रिंट आउट निकाल के याद करोगे, क्योंकि बेटा आपके पास समय बहुत कम बचे हैं। ठीक, किसी भी तरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है समय को देखते हुए, क्योंकि बेटा होता क्या है, बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग मोबाइल में कोई चीज़ देख नहीं पाते हैं, तो अगर उसका प्रिंट आउट रहेगा तो उसको आप देख कर पढ़ सकोगे। ठीक है, और अब बेटा बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा मोबाइल में वीडियो देखो। ठीक, बस अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज़ें हैं तो बेटा आप देखो, क्योंकि अब आपका एक अध्याय से सिलेक्शन नहीं होगा, एक चैप्टर से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। अब बल्क में आपको क्वेश्चन चाहिए। अगर आप 30 मिनट या 40 मिनट का वीडियो देखते हैं तो कम से कम अगर आपका 100 क्वेश्चन का फ़ायदा हो रहा तब तो आपका देखने में फ़ायदा है। ठीक है बेटा, हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 5 जगत प्रणाली, जिसको R.H. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 5 जगत प्रणाली किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने 1969 में। और बेटा ये जो 5 जगत प्रणाली है ये सबसे मान्य प्रणाली है, और इस 5 जगत प्रणाली में आता है मोनेरा, आता है प्रोटिस्टा, आता है कवक, आते हैं पौधे, आते हैं और जंतु आते हैं। इसका मतलब 5 जगत प्रणाली R.H. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। ये सबसे मान्य प्रणाली है, इम्पॉर्टेंट भी है। और 5 प्रणालियों में क्या क्या होता है? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पौधे, 5वां जंतु। ठीक, इसके बाद बेटा आता है द्वि जगत प्रणाली। द्वि जगत प्रणाली इसको कैरोलस लीनियस ने दिया था बेटा। 2 जगत प्रणाली कैरोलस लीनियस ने दिया था। द्वि नाम पद्धत भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो अगर द्वि शब्द लग जाए तो समझ लो कौन आ गए? लीनियस। द्वि जगत प्रणाली कैरोलस लीनियस, द्वि नाम पद्धत कैरोलस लीनियस। बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वि जगत प्रणाली में पहला शब्द किसके बारे में बताता है और दूसरा शब्द किसके बारे में बताता है? महत्वपूर्ण है। द्वि जगत प्रणाली में पहला शब्द जो बताता है वो बाबू वंश के बारे में या जीनस के बारे में बताता है, और द्वि जगत प्रणाली में जो दूसरा शब्द होता है वो बताता है जाति के बारे में या स्पीशीज के बारे में। ठीक, तो द्वि नाम पद्धत या द्वि जगत प्रणाली कैरोलस लीनियस, द्वि शब्द लग जाए तो लीनियस। ठीक, उसके बाद बेटा द्वि नाम पद्धत में पहला शब्द किसके बारे में बताएगा? वंश के बारे में। इंपॉर्टेंट है, वंश को अंग्रेजी में जीनस कहते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि द्वि जगत प्रणाली में दूसरा शब्द किसके बारे में बताता है? तो जाति के बारे में या स्पीशीज के बारे में बताता है। ठीक, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है बेटा? जाति होती है, या वर्गीकरण की सबसे मूल इकाई भी क्या होगी? जाति होगी। ठीक, उसके बाद अगला आता है वर्गीकरण बाबू। वर्गीकरण में तीनों वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक वर्गीकरण है जिसका नाम है प्राकृतिक वर्गीकरण। खूब क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। नहीं बेटा, ये गलत है, ये सही नहीं है। प्राकृतिक वर्गीकरण बेंथम और हुकर ने दिया था। किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने दिया था। कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था? कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया था? तो आप क्या बोलोगे बेटा? लीनियस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस। ठीक, और प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? तो बेटा बेंथम और हुकर। ठीक, इसके बाद थोड़ा और हम लोग और आगे चलते हैं। तो हम लोग सबसे खास बात पढ़े थे प्रोटोजोआ के बारे में, गोल्डफस ने बताया था। प्रोटोजोआ के बारे में गोल्डफस ने बताया था। अमीबा की खोज रसल वान रोजेनहॉफ ने किया था। अमीबा की भारत में ज़्यादा अमीबा प्रोटियस पाई जाती है। अमीबा जो होता है इनमें गमन कूटपाद द्वारा या स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। अमीबा में गमन कूटपाद द्वारा या स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। और बेटा जो ये कूटपाद होता है अमीबा में, ये
चलने के साथ साथ भोजन में भी मदद करता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो दो पूछा जाता है, एक अमीबा में गमन किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कूटपाद किस प्रकार का होता है, लोपोपोडिया प्रकार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबा का कूटपाद किस प्रकार का होता है, लोपोपोडिया प्रकार का होता है। ठीक इसी प्रकार बाबू अमीबा में अंतःपरासरण नियमन, अमीबा में अंतःपरासरण नियमन संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबा में अंतःपरासरण नियमन किसके द्वारा होगा, संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। और अमीबा में कूटपाद बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था साल-जल सिद्धांत। क्या था बेटा, साल-जल सिद्धांत। इसके बाद आता था एक्टिन, इसके बाद आता था बाबू पैरामीशियम। पैरामीशियम में गमन सिलिया द्वारा या रोमाप द्वारा होगा, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा होता है, रोमाप द्वारा होता है। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाता है जो पैरामीशियम होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। 2 केंद्रक किसका मुख्य लक्षण होता है, पैरामीशियम का होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक क्वेश्चन इसी में और छुपा होता है कि युगलीना पौधे और जंतु के बीच जोड़ने वाली कड़ी होती है। युगलीना पौधे और जंतु के बीच जोड़ने वाली कड़ी होती है, क्योंकि ये बाबू इसमें ये युगलीना परपोषी भी होता है और स्वापोषी भी होता है। युगलीना परपोषी भी होता है और स्वापोषी भी होता है। यही कारण है ये जंतु और पौधे के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। मलेरिया बाबू प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया को फैलाता है मच्छर। 2 शब्द है बाबू, मलेरिया होगा किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है मलेरिया को फैलाता कौन है, मलेरिया को फैलाता है मच्छर, और मलेरिया होगा प्लाज्मोडियम के द्वारा। मलेरिया की संक्रमित अवस्था स्पोरोजॉइट होता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया का संक्रमित अवस्था क्या होता है, स्पोरोजॉइट होता है। और मलेरिया में दवाई क्विनीन देते हैं। मलेरिया अगर हो जाती है बेटा तो क्विनीन दवा देते हैं, जो सिंकोना के छाल से निकालते हैं। सिंकोना एक पौधा है, उसी के छाल से निकाला जाता है। एक जंतु है ट्राइकोनिम्फा, हम बताए थे। एक प्रोटोजोआ है ट्राइकोनिम्फा, एक प्रोटोजोन है ट्राइकोनिम्फा, जो दीमक के आंत में पाया जाता है। एक ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोन है जो दीमक के आंत में पाया जाता है बेटा, और इस सेलुलोज का पाचन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निद्रा बीमारी ट्रिपैनोसोमा से होता है। निद्रा बीमारी ट्रिपैनोसोमा से होता है। निद्रा बीमारी किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। यंट अमीबा हिस्टोलिटिका से बीमारी अमीबी पेचिस होती है। यंट अमीबा हिस्टोलिटिका से बीमारी अमीबी पेचिस होती है। और ये अमीबी पेचिस, जो यंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमित अवस्था होता है बाबू, वो होता है बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट। क्या होता है, बाईन्यूक्लिएटेड सिस्ट होता है यंट अमीबा का संक्रमित अवस्था, या यंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमित अवस्था। ठीक, इसके बाद बेटा आता है पोरीफेरा संघ। पोरीफेरा संघ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पोरीफेरा संघ के जंतुओं के शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, इनके शरीर पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको आस्टिया कहते हैं, जिसके द्वारा पानी अंदर आता है। इसका मतलब जो पोरीफेरा संघ होगा उसमें किसका अध्ययन करोगे आप, स्पंज का। पहला महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन यही है कि स्पंज का अध्ययन किस संघ में करते हैं, पोरीफेरा में करते हैं। स्पंज का अध्ययन किस संघ में करते हैं, पोरीफेरा में करते हैं। स्पंज में आस्टिया बहुत सारी होंगी, छिद्र बहुत सारी होंगी, जिसको आस्टिया कहोगे, जिसके द्वारा पानी स्पंज के अंदर आता है। और एक छिद्र होता है बेटा आस्कुलम, जिसके द्वारा पानी बाहर जाता है। इसका मतलब आस्टिया की संख्या अनगिनत होगी, आस्कुलम की संख्या 1 होगी। आस्टिया भी पाया जाएगा स्पंज में, आस्कुलम भी पाया जाएगा स्पंज में। ठीक, पोरीफेरा संघ में किसका अध्ययन करोगे, पोरीफेरा संघ में अध्ययन करते हैं स्पंज का। स्पंज जो होते हैं उनके शरीर पर छिद्र होता है, जिसको आस्टिया कहते हैं। छिद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और एक छिद्र होता है जिसका नाम होता है आस्कुलम। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैनाल सिस्टम अंग्रेजी में याद रखना बेटा, कैनाल सिस्टम, या हिंदी में लिखा होता है नाल तंत्र।
कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र मुख्य लक्षण होता है पोरीफेरा संघ का या स्पंज का? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कैनाल सिस्टम किस संघ का मुख्य लक्षण है, या कैनाल तंत्र या नाल तंत्र किस संघ का मुख्य लक्षण है? तो बेटा होता है पोरीफेरा संघ का या स्पंज का। ठीक। और एक कोशिका होती है बेटा जिसका नाम होता है कीप कोशिका। कौन सी कोशिका? कीप कोशिका, जिसका दूसरा नाम होता है क्वाइनोसाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। कीप कोशिका या क्वाइनोसाइट कोशिका, ये भी पोरीफेरा संघ या स्पंज में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कीप कोशिका या क्वाइनोसाइट कोशिका किस संघ में पाया जाता है? पोरीफेरा में। इसका मतलब पोरीफेरा के बारे में आप लोग समझ गए। बहुत सारे छिद्र, आस्टिया एक छिद्र, आस्कुलम, स्पंज का अध्ययन करोगे। और पोरीफेरा की दो बहुत खास लक्षण थे। क्या बेटा? पहला कैनाल तंत्र या नाल तंत्र का पाया जाना, और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या था? कीप कोशिका का पाया जाना या क्वाइनोसाइट कोशिका का पाया जाना। क्योंकि ये कीप कोशिका या कैनाल कोशिका या क्वाइनोसाइट कोशिका ये किसी और भी संघ में पाई नहीं जाती। तो दो लाइन याद रखना, एक कीप कोशिका या कीप कोशिका या क्वाइनोसाइट कोशिका, और दूसरा कैनाल तंत्र, ये पोरीफेरा संघ का मुख्य लक्षण है। ठीक। मैंने पहले आपसे बोला कि पोरीफेरा में स्पंज का अध्ययन करते हैं। ठीक। इसके बाद बाबू, इसके बाद कुछ स्पंज हैं। इनमें एक स्पंज है ल्यूकोसोलोनिया। ल्यूकोसोलोनिया पोरीफेरा संघ में आता है। ठीक। एक स्पंज है बेटा जिसको नहाने वाला स्पंज कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि नहाने वाला स्पंज या बाथ स्पंज क्या किससे कहते हैं? तो बेटा उसका नाम है यू स्पंजिया। क्या नाम है? यू स्पंजिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहाने वाले स्पंज को क्या बोलते हैं? यू स्पंजिया। नहाने वाले स्पंज को क्या बोलते हैं? यू स्पंजिया। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि तालाब में पाए जाने वाले स्पंज को क्या कहते हैं? तो उसका नाम होता है स्पंजिला। ये बेटा दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। क्या? नहाने वाले स्पंज का नाम होता है यू स्पंजिया। नहाने वाले स्पंज का क्या नाम होता है? यू स्पंजिया होता है नहाने वाला स्पंज। और दूसरा होता है बाबू तालाब में पाया जाने वाला स्पंज, उसका नाम है स्पंजिला। क्वाइनोसाइट होगी या कीप कोशिका होगी, कैनाल तंत्र होगा, ये सब कहाँ होगा? पोरीफेरा में। आस्टिया भी पोरीफेरम होगी, आस्कुलम भी पोरीफेरम होगा, और पोरीफेरा में स्पंज का भी अध्ययन करोगे। और नहाने वाला स्पंज को यू स्पंजिया कहते हैं, तालाब वाले को स्पंजिला कहते हैं। बेटा एक स्पंज और है जिसका नाम है यूप्लेक्टेला। एक स्पंज और है जिसका नाम है यूप्लेक्टेला। इसका दूसरा नाम होता है वीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लेक्टेला एक स्पंज ऐसा है जिसका नाम है यूप्लेक्टेला या वीनस फ्लावर बास्केट। इसको बाबू जापान में शादी के समय गिफ्ट में देते हैं या उपहार में देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है वेडिंग गिफ्ट इन जापान, या जापान में शादी के समय उपहार में क्या देते हैं? तो यूप्लेक्टेला नाम का एक स्पंज है जो वहाँ पे शादी में उपहार में दिया जाता था। ठीक। तो नहाने वाले स्पंज को क्या बोलोगे? यू स्पंजिया बोलोगे। तालाब वाले स्पंज को क्या बोलोगे? स्पंजिला बोलोगे। जो तालाब में पाया जाएगा स्पंजिला, नहाने वाला यू स्पंजिया। और बेटा तीसरा, जापान में गिफ्ट क्या दिया जाता है शादी में? यूप्लेक्टेला या वीनस फ्लावर बास्केट। ये याद रखना बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। और कीप कोशिका को कालर कोशिका या क्वाइनोसाइट कहते हैं। ये पोरीफेरा या स्पंज में पाया जाता है। और कैनाल तंत्र भी स्पंज में पाया जाएगा या पोरीफेरा में पाया जाएगा। और आस्टिया छिद्र बहुत सारे होंगे और आस्कुलम छिद्र एक होगा। आस्ट्रिया की संख्या ज़्यादा, आस्कुलम की संख्या एक। इसके बाद बाबा बेटा आता है सीलेंट्रेटा संघ। सीलेंट्रेटा संघ, सीलेंट जिसको निडेरियन बोलते हैं, सबसे खास बात यह है कि जो सीलेंट्रेटा होता है बेटा, इसमें मुख्य रूप से हम लोग हाइड्रा का अध्ययन करते हैं। सीलेंट्रेटा में मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं? हाइड्रा का अध्ययन करते हैं। और बेटा ध्यान देना, सीलेंट्रेटा की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दंश कोशिका या निमेटोसिस्ट पाई जाती है, जो इस संघ का मुख्य लक्षण होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि दंश कोशिका या स्टिंगिंग कोशिका या इसका दूसरा नाम होता है निमेटोसिस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ किस संघ में पाई जाती है? सीलेंट्रेटा संघ में पाई जाएगी या हाइड्रा में पाई जाएगी। ठीक। स्टिंगिंग कोशिका को दंश कोशिका बोलते हो या निमेटोसिस्ट।
ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा में या सीलन-टेटा में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती है। ये बेटा ठीक वैसे ही है जैसे कीब कोशिका या कालर कोशिका या क्वाइनोसाइट पाई जाती थी पोरीफेरा स्पंज में, ठीक इसी प्रकार सीलन-टेटा या हाइड्रा में भी एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है दंश कोशिका या निमेटोसिस्ट होती है। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा या सीलन-टेटा में पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा के मुख को क्या कहते हैं। तो बेटा हाइड्रा के मुख को हाइपोस्टोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम। जो हाइड्रा होता है इसके मुख को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्य सम्मित, आर्य सम्मित ये पाई जाती है सीलन-टेटा या हाइड्रा में। लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य सम्मित, आर्य सम्मित, आर्य सम्मित या रेडियल सिमेट्री ये सीलन-टेटा या हाइड्रा में पाया जाता है। आर्य सम्मित को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, ये सीलन-टेटा या हाइड्रा में पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, आर्य सम्मित को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? रेडियल सिमेट्री, और ये सिर्फ और सिर्फ सीलन-टेटा या हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद बेटा हाइड्रा का मुंह हाइपोस्टोम होता था। दंश कोशिका या निमेटोसिस्ट कोशिका पाई जाती थी। और दूसरी खास बात ये थी कि हाइड्रा में मीजोगिलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीजोगिलिया। हाइड्रा का जो बाहरी परत होता है जिसको इक्टोडर्म कहते हैं, जो आंतरिक परत होता है उसको इक्टोडर्म कहते हैं, और दोनों के बीच की जिसमें जो पाया जाता है उसको मीजोगिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोगिलिया। तो ये भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजोगिलिया किस संघ में पाई जाती है। तो सीलन-टेटा में पाई जाती है या हाइड्रा में पाई जाती है। मीजोगिलिया कहाँ पाई जाएगी? सीलन-टेटा में पाई जाएगी या मीजोगिलिया हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हाइड्रा का जहर क्या होता है। इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रा होता है उसके जहर को हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। जो हाइड्रा होता है उसके जहर को हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। और ये बेटा हिप्नोटॉक्सिन प्रोटीन और फिनाल का बना होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक बार क्वेश्चन आया था कि हाइड्रा के जहर को क्या बोलते हैं? हिप्नोटॉक्सिन। एक बार फिर क्वेश्चन पूछा गया कि हिप्नोटॉक्सिन किसका बना होता है? प्रोटीन और फिनाल का बना होता है। हाइड्रा जो होता है ये सीलन-टेटा संघ में आता है, तो बेटा आपको पता है। हाइड्रा की दूसरी खास बात ये होती है, हाइड्रा में जो गमन होता है उसकी जो सामान्य गमन है, हाइड्रा को जो सामान्य गमन करता है उसको बोलते हैं लूपिंग। क्या बोलते हैं? लूपिंग। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा के सामान्य गमन, हाइड्रा में सामान्य गमन कौन सी होती है? लूपिंग होती है। दंश कोशिका या निमेटोसिस सीलन-टेटा या हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक, और इसके मुख को क्या बोलोगे? हाइपोस्टोम बोलोगे। क्या पाई जाएगी? मीजोगिलिया पाई जाएगी। जहर क्या होगा हाइड्रा का? हिप्नोटॉक्सिन होगा। किसका बना होगा? प्रोटीन और फिनाल का बना होता है। ठीक, हाइड्रा में चलने की सामान्य विधि क्या होगी? बेटा लूपिंग होती है। क्या होती है? लूपिंग होती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में एक वर्ग है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ। एक वर्ग है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ। इसमें बाबू आता है हाइड्रा और आता है ओबैलिया। ध्यान देना, सीलन-टेटा संघ में एक वर्ग है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ। सीलन-टेटा संघ में एक वर्ग है जिसका नाम है हाइड्रोजोआ। इसमें हाइड्रा आता है और ओबैलिया आता है। ओबैलिया दूसरा नाम पूछा जाता है। ओबैलिया दूसरा नाम होता है सी एनीमोन। ओबैलिया दूसरा नाम क्या होता है? सी एनीमोन होता है। ओबैलिया का दूसरा नाम क्या होता है? सी एनीमोन। और हाइड्रा, ये दोनों हाइड्रोजोआ में पाए जाते हैं। इसी में एक वर्ग है बेटा एंथोजोआ। इंपॉर्टेंट है, एक वर्ग है एंथोजोआ। इसमें जो उदाहरण है वो है जेली मछली। कौन सी मछली? जेली मछली। कौन सी मछली? जेली मछली। ये एंथोजोआ वर्ग में आती है। जेली मछली का दूसरा नाम होता है औरेलिया। क्या होता है बेटा? ये मछली नहीं है, असत्य मछली है, सत्य मछली नहीं है। अगर नाम के आगे मछली लग जाए तो बेटा मछली नहीं हो जाता। इसके नाम के आगे तो मछली लगा है, जेली मछली, लेकिन ये मछली नहीं है। ये कौन सी मछली है? असत्य मछली। तो जेली मछली को क्या बोलोगे? औरेलिया। जेली मछली को क्या बोलते हैं? औरेलिया बोलते हैं। जेली मछली को क्या बोलते हैं? औरेलिया बोलते हैं। ये एंथोजोआ वर्ग में आता है। ओबैलिया को सी एनीमोन कहते हैं। ये हाइड्रोजोआ में आता है। हाइड्रा भी किस में आएगा? हाइड्रोजोआ में आएगा। आर्य सम्मित होगी। मीजोगिलिया होगा। मुंह को हाइपोस्टोम बोलोगे।
हाइड्रा के जहर को हिप्नोटॉक्सिन बोलोगे, प्रोटीन और फिनाल का बना होता है। इसके बाद बाबू आता है प्लेटेहेल्मिन्थेज, जिसको हम लोग फीता क्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटेहेल्मिन्थेज, जिसको हम लोग फीता क्रीम कहते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। फीता क्रीम में सबसे पहले द्विपार्श्व सममित बनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विपार्श्व सममित सबसे पहले किस संघ में बनी? प्लेटेहेल्मिन्थेज या फीता क्रीम में, इंपॉर्टेंट। द्विपार्श्व सममित सबसे पहले किस संघ में बनी? प्लेटेहेल्मिन्थेज या फीता क्रीम में। दूसरा क्वेश्चन, त्रिस्तरीय जंतु, त्रिस्तरीय जंतु सबसे पहले कहाँ बने? प्लेटेहेल्मिन्थेज या फीता क्रीम में। आगे मेरी बात समझ बेटा। द्विस्तरीय जंतु, सॉरी त्रिस्तरीय जंतु सबसे पहले किस संघ में बने? प्लेटेहेल्मिन्थेज या फीता क्रीम में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, त्रिस्तरीय जंतु, त्रिस्तरीय जंतु, त्रिस्तरीय जंतु बेटा कहाँ बने थे? प्लेटेहेल्मिन्थेज या फीता क्रीम में बने थे। और दूसरी खास बात क्या थी? द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित सबसे पहले प्लेटेहेल्मिन्थेज, त्रिस्तरीय सबसे पहले प्लेटेहेल्मिन्थेज। प्लेटेहेल्मिन्थेज जंतु सबसे पहले, प्लेटेहेल्मिन्थेज जो होता है इसमें फीता क्रीम भी कहते हैं। और इसमें सबसे पहले जंतु कैसे बने? त्रिस्तरीय जंतु बने। और सममित कैसी पाएगी? द्विपार्श्व सममित। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, जो फीता क्रीम होता है या जो प्लेटेहेल्मिन्थेज होता है, जो फीता क्रीम होता है या जो प्लेटेहेल्मिन्थेज होता है बेटा, इसमें उत्सर्जन के लिए एक अंग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम होता है ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल। खूब एग्जाम में पूछा गया है कि ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल, खूब एग्जाम में पूछा गया है ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल किस संघ में पाया जाता है और इसका कार्य क्या होता है। तो ज्वाला कोशिका का अंग्रेजी में फ्लेम सेल कहते हैं, दूसरा नाम इसका सोलिनोसाइड भी होता है। ज्वाला कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। और ये बेटा इसका कार्य होता है उत्सर्जन। ये पाया जाता है कहाँ? प्लेटेहेल्मिन्थेज में पाया जाता है या फीता क्रीम में पाया जाता है, या इसी का एक उदाहरण है आप टीनिया भी बोल सकते हो। क्वेश्चन क्या होगा बेटा? टीनिया में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है या फ्लेम सेल के द्वारा। फीता क्रीम में किसके होगा? ज्वाला कोशिका के द्वारा। प्लेटेहेल्मिन्थेज में किसके होगा? किसके द्वारा होगा? ज्वाला कोशिका के द्वारा। ये उत्सर्जन के लिए अंग है, ठीक। उसके बाद बेटा ये जो प्लेटेहेल्मिन्थेज संघ है, इनके 3 वर्ग हैं। पहले का नाम है टर्बेलेरिया, दूसरे का नाम है ट्रिमेटोडा, तीसरे का नाम है सिस्टोडा। जो चौथा वर्ग है बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तीसरा वर्ग जो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना वो है बेटा तीसरा वर्ग, जिसका नाम है सिस्टोडा। सिस्टोडा का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिस्टोडा वर्ग, सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग है जिसके सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। सिस्टोडा, सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग है जिसके सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। सिस्टोडा एक ऐसा वर्ग होता है जिसके सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। और दूसरी खास बात, सिस्टोडा वर्ग में आहार नाल और पाचन नहीं होती है। यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस वर्ग में आहार नाल और पाचन नहीं पाई जाती, तो उसका नाम होता है सिस्टोडा। बेटा सिस्टोडा ऐसा वर्ग है जिसमें क्या नहीं होगा? आहार नाल और पाचन नहीं पाया जाएगा। सिस्टोडा वर्ग के जंतु सभी कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो उदाहरण है वो बेटा है टीनिया। क्या है? टीनिया उदाहरण है। अब समझ लेना मेरे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। टीनिया में आहार नाल पाचन होगा? नहीं होगा। टीनिया वर्ग में किस में आएगी? सिस्टोडा वर्ग में आएगी। भाई क्वेश्चन चाहे पूछे सिस्टोडा वर्ग का उदाहरण बताओ, टीनिया, चाहे क्वेश्चन पूछा जाए कि टीनिया किस वर्ग में आती है? सिस्टोडा में। या क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ग में आहार नाल पाचन नहीं होता? सिस्टोडा। या क्वेश्चन पूछा जाए कि टीनिया में जो टीनिया होता है इसमें आहार नाल पाचन नहीं होगा। और सिस्टोडा वर्ग के जंतु कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी। बेटा ध्यान देना, जो ट्रिमेटोडा जो सिस्टोडा वर्ग होता है, जो सिस्टोडा वर्ग होता है इसमें टीनिया आती है। टीनिया की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजीनाटा। टीनिया सोलियम और टीनिया सेजीनाटा। टीनिया सोलियम को पार्क टेपोआर्म कहते हैं, टीनिया सोलियम को पार्क टेपोआर्म कहते हैं, और टीनिया सेजीनाटा को बीफ टेपोआर्म कहते हैं। क्योंकि हम लोग सोते कहाँ हैं? पार्क में सोते हैं, तो उसका नाम है टीनिया सोलियम। ऐसा लगता है सोलिए कहाँ? पार्क में। तो टीनिया सोलियम को पार्क टेपोआर्म कहते हैं और टीनिया सेजीनाटा को बीफ टेपोआर्म कहते हैं।
उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो फीता क्रीम होता है बेटा, ये 2 पोषदीय होता है। ये जो फीता क्रीम होता है ये 2 पोषदीय होता है। प्रथम पोषदीय इसका मनुष्य होता है और द्वितीय पोषदीय इसका सूअर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आप समझ नहीं सकते हो। तो टीनिया या फीता क्रीम या टीनिया का प्रथम पोषदीय क्या होगा? मनुष्य। पहली बात समझना मेरी बात, ये फीता क्रीम कई पोषदीय होते हैं? 2 पोषदीय होते हैं। टीनिया कई पोषदीय है? 2। प्रथम पोषदीय क्या होगा? मनुष्य। द्वितीय पोषदीय क्या होगा? सूअर। अब ऐसा मत कर देना पहला सूअर कर देना दूसरा मनुष्य कर देना। पहला प्रथम पोषदीय मनुष्य, द्वितीय पोषदीय सूअर। इसी में बेटा एक और उदाहरण आता है जिसका नाम है लिवर फ्लूक। क्या है? लिवर फ्लूक। इससे में एक और उदाहरण आता है जिसका नाम होता है लिवर फ्लूक, और लिवर फ्लूक का दूसरा नाम है फैसिकोला हिपैटिका। लिवर फ्लूक का दूसरा नाम है फैसिकोला हिपैटिका। जो लिवर फ्लूक होता है ये भी 2 पोषदीय होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जो लिवर फ्लूक होता है ये भी 2 पोषदीय होता है। प्रथम इसका मनुष्य होता है, द्वितीय होता है घोघा। क्या होता है? घोघा। भाई समझना मेरी बात, फीता क्रीम या टीनिया 2 पोषदीय, प्रथम मनुष्य दूसरा सूअर। ठीक इसी प्रकार ये जो लिवर फ्लूक होता है ये भी इस कितने पोषदीय होता है? 2 पोषदीय। प्रथम मनुष्य, दोनों में प्रथम मनुष्य हैं। बस जो फ्लूक है या लिवर फ्लूक है इसका द्वितीय पोषदीय क्या होता है? घोघा। यानी फीता क्रीम या टीनिया का द्वितीय पोषदीय तो सूअर होता है, लेकिन इसका घोघा या स्नेल होता है। ठीक है बेटा। इसी में प्लेटेहेल्मिन्थीज में एक उदाहरण और है जो महत्वपूर्ण है, उसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है? प्लेनेरिया, या इसको ड्यूजेसिया बोलते हैं, और इसको चाकू के धार के नीचे अमर कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि चाकू के धार के नीचे अमर किसे कहते हैं? प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया को कहते हैं। प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया को चाकू के धार के नीचे अमर कहते हैं। ठीक। इसके बाद बेटा अगला संघ है, उसका नाम है एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोडा। क्या नाम है? एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोडा। ये भी इंपॉर्टेंट है, एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोड्स। इसमें मुख्य रूप से हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? एस्कैरिस का अध्ययन करते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज में मुख्य रूप से हम लोग निमेटोड या एस्कैरिस का अध्ययन करते हैं। दूसरी खास बात, जो एस्केहेल्मिन्थीज होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एस्केहेल्मिन्थीज का दूसरा नाम निमेटोड्स होता है, और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? एस्कैरिस का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मिथ्या देह गुहा, मिथ्या देह गुहा, मिथ्या देह गुहा, या इसको बोलते हैं आभासी देह गुहा। मिथ्या देह गुहा या आभासी देह गुहा एस्कैरिस में पाई जाती है, या या एस्केहेल्मिन्थीज में पाई जाती है, या निमेटोड्स में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिथ्या देह गुहा या आभासी देह गुहा एस्कैरिस में पाया जाता है। मिथ्या देह गुहा या आभासी देह गुहा किस में पाया जाएगा? एस्कैरिस में। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिथ्या देह गुहा या आभासी देह गुहा किस संघ में होता है? एस्केहेल्मिन्थीज में होता है, या निमेटोड्स में होता है, या इन्हीं को गोल क्रीम भी बोलते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज को गोल क्रीम भी बोलते हैं। इसका मतलब बाबू पहली खास बात ये हो गई कि एस्केहेल्मिन्थीज को निमेटोड्स या गोल क्रीम बोलोगे, एस्कैरिस का अध्ययन करोगे, और इसमें मिथ्या देह गुहा या आभासी देह गुहा पाई जाती है। ठीक। उसके बाद बाबू एस्कैरिस की खास बात एक और होती है, एग्जाम में एस्कैरिस का लार्वा पूछा जाता है। तो जो एस्कैरिस होता है इसका लार्वा है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, एस्कैरिस का लार्वा है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, या इसको जुबलाइन लार्वा भी कहते हैं। एस्कैरिस का लार्वा याद रखना, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैबिडिटीफॉर्म लार्वा किसका होता है? एस्कैरिस का होता है। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा किसका होता है? एस्कैरिस का होता है। बेटा इसी संघ में एक जंत है जिसका नाम है बुचेरिया आता है। इसी संघ में एक जंत है जिसका नाम है बुचेरिया, उससे बेटा बीमारी होती है फाइलेरिया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइलेरिया बीमारी किससे होती है? बुचेरिया से। बुचेरिया से कौन सी बीमारी होगी? फाइलेरिया। फाइलेरिया को हाथी पाँव भी बीमारी कहते हैं, क्योंकि जैसे हाथी का पैर मोटा होता है ऐसे फाइलेरिया बीमारी में भी पैर मोटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये बुचेरिया एक बीमारी भी करता है जिसका नाम है क्या? फाइलेरिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या होगा बेटा कि फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? बुचेरिया के द्वारा होता है। ठीक बेटा ध्यान देना, ये जो एस्कैरिस होता है
इसका नर मादा अलग अलग होता है, एस्कैरिस का नर मादा अलग अलग होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो एस्कैरिस का नर होता है इसमें पीनियल सीटी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीनियल सीटी बेटा ये नर एस्कैरिस में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती, क्योंकि सीटी हम ही लोग बजाते हैं, लड़कियां नहीं बजाती है। तो जो नर एस्कैरिस होता है उसमें पीनियल सीटी, क्योंकि सीटी बजाने की आदत लड़कों की होती है, तो पीनियल सीटी नर एस्कैरिस में होगी, मादा में नहीं पाई जाएगी। और दूसरी सबसे खास बात है, एक विशेष कोशिका इस संघ में पाई जाती है जिसका नाम होता है रेन्नेट कोशिका। एस्कैरिस या एस्केहेलमिन्थेस या गोल्डक्रिम में एक विशेष कोशिका होती है उत्सर्जन के लिए जिसका नाम होता है रेन्नेट कोशिका। कौन सी कोशिका? रेन्नेट कोशिका। एग्जाम में पूछा गया है, ये उत्सर्जन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? उत्सर्जन के लिए होता है। कौन सी कोशिका? रेन्नेट कोशिका। क्वेश्चन पूछा जाए कि एस्कैरिस में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग होता है? रेन्नेट कोशिका होती है एस्कैरिस में उत्सर्जन के लिए अंग, या एस्केहेलमिन्थेस में रेन्नेट कोशिका होगी या गोल्डक्रिम में होगी। बेटा सब क्वेश्चन बदल बदल के पूछा जाता है, आंसर सबका एक ही होता है। तो पीनियल सीटी नर एस्कैरिस में पाई जाती है। ठीक, और ध्यान देना, जो एस्कैरिस होता है इसका संवेदी अंग फास्मिड होता है। क्या होता है? फास्मिड होता है एस्कैरिस का संवेदी। दूसरी खास बात यह है, जो एस्कैरिस है इसमें 4 निर्मोचन होते हैं। कितने निर्मोचन? एस्कैरिस में बेटा 4 निर्मोचन होता है, लेकिन 4 में बस 2 याद रखना। प्रथम निर्मोचन होता है कहाँ? मृदा में होगा। और चौथा निर्मोचन कहाँ होता है? आंत में होता है। कहाँ होता है? आंत में होता है। तो एस्कैरिस में प्रथम निर्मोचन कहाँ होगा? एस्कैरिस में प्रथम निर्मोचन मृदा में होगा। चौथा कहाँ होगा? आंत में होगा। संवेदी अंग क्या होगा? फास्मिड। उत्सर्जन के लिए अंग क्या होगा? रेन्नेट कोशिका होगी। देह गुहा कैसी होगी? मिथ्या या आभासी देह गुहा होगी। पीनियल सीटी नर में होगी कि मादा में? नर में होगी। ठीक, एस्कैरिस को किस संघ में रखा गया है? एस्केहेलमिन्थेस या निमेटोड या राउंड वर्म में रखा गया है। और बाबू बुचेरिया से हाथी पाँव बीमारी होती है। ठीक है बेटा, बस आज की क्लास इतना ही। बस एक काम करना बेटा, जैसे इसमें आपको वीडियो नहीं देखना है। देखने का मतलब यह हुआ कि आपको अपनी आँख से नहीं देखना है। जैसे मान लो आपको नींद आ रही है, आप वीडियो अपना चालू कर लो और कान में हेडफोन लगा लो और ये लेक्चर तुम्हारे कानों में गूंजेंगे। आपको मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप चालू कर दो, क्योंकि कुछ लिखते तो कुछ बेटा है नहीं हम। आप कान में अपने हेडफोन लगाओ और लेक्चर चालू करके रख दो, फिर क्या होगा? आपके कानों में पूरी बायोलॉजी भर जाएगी, पूरे शरीर में बायोलॉजी मय हो जाएगी। ठीक, और एक समय ऐसा आएगा बेटा कि वहाँ सारी चीज़ें तुमको अपने आप याद आ जाएंगी। हाँ, याद रखना, अब बेटा कोई चीज़ तेज पढ़ो, अगर याद ना हो तो भी छोड़ दो, उसे आगे बढ़ो, लेकिन एक चीज़ 100 बार देखने की आदत रखो। जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो चीज़ें याद हो जाती हैं, या जो चीज़ें हम लोग 1 महीने में 1 बार देखते हैं वो भूल जाती है, लेकिन वही अगर एक चीज़ें दिन भर में 100 बार देखो तो याद हो जाती है। तो बेटा बहुत तेज़ी से पढ़ो, जल्दी जल्दी पलटते जाओ। याद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक बार आप देखे भी रहोगे तो वहाँ जब एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो बेटा तुम्हें याद ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।